हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर, अपने इस चैनल पर, जहां हमने मिलकर साथ में आगे बढ़ते हुए एक महत्वपूर्ण पड़ाव को पार किया। धीरे-धीरे अब हम याद करना शुरू कर रहे हैं। रिवीजन हमारी जान बन चुका है। चीज़ों को कंठस्थ करके नेगेटिव मार्किंग को हराना हम सबने जान लिया है, समझ लिया है, सीख लिया है। और धीरे-धीरे अब हम एक-एक टॉपिक याद कर रहे हैं। आज हम नए बजट, मध्य प्रदेश के नए बजट 2026-27 पर बात करने वाले हैं। तो चलिए भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः कहते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को नमन करते हुए हम शुरू करते हैं इस क्लास को। क्लास नो बकवास के नाम से है क्योंकि हम इसमें बिना बकवास किए महत्वपूर्ण कंटेंट आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप पूरी श्रद्धा के साथ इस क्लास में ही कमेंट जरूर करें ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। अगर ये मोटिवेशन अच्छे से बना रहता है तो इसके बाद इकोनॉमिक सर्वे भी इसी प्लेटफॉर्म पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इस नो बकवास क्लास को। हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का बजट, जिसे हम कहते हैं मेरा बजट। क्यों कहते हैं मेरा बजट? क्योंकि इसमें आम नागरिकों की भागीदारी ली जाती है। सरकार जब बजट बनाना शुरू करती है तो उससे 3 महीने पहले लोगों से अपने आइडियाज, अपनी बातें, अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। इसलिए आम नागरिक का बजट माना गया, इसे मेरा बजट कहते हैं। समावेशी बजट, सशक्त नागरिक, ये इसका हेडिंग बनाया है सरकार ने इसे नाम ही दिया है समावेशी बजट, सशक्त नागरिक। और इसका ध्येय वाक्य क्या है, याद रखना है, नवाचार से समावेशी और समावेशी से समृद्धि। याद रखना, नवाचार मतलब इनोवेशन, इससे समावेशन, नवाचार से समावेशन और समावेशन से समृद्धि की ओर आगे बढ़ना मध्य प्रदेश के इस बजट का प्रमुख लक्ष्य है। मैं इसके बारे में बहुत सारी डीप बातें बढ़ाऊंगा, आपको समझाऊंगा, रटाऊंगा, सब करूंगा। बेसिक इंफॉर्मेशन ले लो। 18 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने 18 फरवरी 2026 को विधानसभा में इस बजट को प्रस्तुत किया। जगदीश देवड़ा जी का ये जो बजट था, ये 5वां बजट था, मतलब इन्होंने 5वां बजट प्रस्तुत किया है। पिछले साल वाली क्लास अगर आपने ली होगी, जो अभी कुछ समय पहले ही हुई थी, तो उसमें मैंने बोला था कि चौथा बजट है, क्योंकि वो 24-25 पढ़ रहे थे हम, अब 25-26 पढ़ रहे हैं, सॉरी 25-26 पढ़ रहे थे, अब 26-27 पढ़ रहे हैं। ये मध्य प्रदेश का कौन सा बजट है? मध्य प्रदेश का 74वां बजट है, 74वां बजट है। और जगदीश देवड़ा जी जो कि मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री हैं, तो 2022 के बाद इनके लगातार 22 से लगातार इनके 5 बजट आ चुके हैं। 5वां बजट इनका था, ये याद रखना। इसमें कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए गए जो सबने रट लिए हैं, अलग अलग यूट्यूब, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हर बच्चे तक पहुंचते हैं। मैं चाहता तो एक कलरफुल इमेज रख लेता, लेकिन मैं जबरन बर्डन नहीं बनाना चाहता, आपको याद करवाना चाहता हूं। और वो जो मार्गदर्शक सिद्धांत है वो क्या है, तो आपको याद होगा कि ये पिछला जो बजट था हमारा, उस पिछले बजट में इन 4 चीजों को, है ना, ज्ञान को जो है वो मार्गदर्शक सिद्धांत बनाया गया था। इस बार ज्ञानी बोल दिया गया है, GYANI, इस डबल आई को एड किया गया है। ये पिछले बजट से लिया गया है। 2025-26 के बजट में ये था और 2026-27 के बजट में अब ज्ञानी ये पूरा आ चुका है। रट करके रखना है सबको बहुत अच्छे से, इसका फुल फॉर्म याद रख लो। G फॉर गरीब कल्याण, Y फॉर युवा शक्ति, A फॉर अन्नदाता, N फॉर नारी, I फॉर औद्योगिक विकास और I फॉर अधोसंरचना। और इसके लिए एक एक मिशन चलाने की बात, इसके लिए कुछ विशेष करने की बात भी की गई है, आपको वो भी याद रखना है। जैसे गरीब कल्याण मिशन, युवा के लिए युवा शक्ति मिशन, अन्नदाता के लिए किसान कल्याण वर्ष घोषित करना, नारी के लिए नारी सशक्तिकरण, औद्योगिकरण और आधारभूत अधोसंरचना को विकास का इंजन बनाने जैसी बहुत सारी थ्योरेटिकल बातें करने के साथ साथ उसे इंप्लीमेंट करने के लिए जो कदम उठाए गए उनका भी वर्णन है। लास्ट में मैं 4 योजनाओं के नाम बताऊंगा जो इनका इंप्लीमेंटेशन करने के लिए लाई गई हैं।
आगे कुछ और विशेषताएं देख लेते हैं और फिर थ्योरेटिकल बातों की बजाय वास्तव में आंकड़ों पर आते हैं, जो हमारा वास्तविक बजट होता है। ये जो बजट है, इसके स्तंभ, इसकी विशेषता क्या है? ये 3 वर्षीय रोलिंग बजट है। आज तक मध्य प्रदेश में कभी रोलिंग बजट नहीं लाया गया। हर साल बजट लाया जाता है 1 साल के लिए। इसे रोलिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि अगले 3 साल में किसी कार्य को कैसे पूर्ण करना है, इसका ढांचा तैयार करने वाला बजट माना गया है, इसलिए इसे रोलिंग बजट कहा गया है। रोलिंग बजट को अपनाते हुए दीर्घकालिक दृष्टिकोण से जोड़ा जा रहा है बजट को, ये पहली विशेषता है। किसान कल्याण वर्ष हम इस साल मना रहे हैं, जिसके लिए स्पेशल 115/013 115/013 ऐसे याद रख सकते हैं। इतने बजट का प्रावधान विशेष रूप से किया है। 115/013 रटा जाएगा, ये इस तरीके से रटा जाता है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक को इसमें जोड़ा गया और हर योजना पर कितना पैसा दे रहे हैं इसका कैलकुलेशन दिया गया। एमपीआई बजटिंग के बोला गया है इस कॉन्सेप्ट को, ये भी इसी साल लागू की गई। इसकी खास विशेषता है कि पूंजीगत व्यय जो है, राज्य के इतिहास में पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक पूंजीगत निवेश, जिससे सड़कें, पुल, ऊर्जा, सिंचाई के साधन ये सब बनाए जाएंगे, उस पर खर्चा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश का बजट तो 4,38,000 करोड़ का है, लेकिन हम अस्पताल, स्कूल, सड़क, नाले, नदी बनाने में बहुत कम पैसा खर्चा करते हैं, जिसे हम पूंजीगत व्यय कहते हैं। अभी आगे डिटेल में बात करूंगा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मध्य प्रदेश के बजट से 1 लाख करोड़ रुपए का पैसा या 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि पूंजीगत चीजों को बनाने में, असेट्स को जनरेट में खर्च की जा रही है। योजनाओं का विभागवार संकलन और उनका प्रकाशन किया गया है बजट का। इसे ग्रीन बजट कहा गया है क्योंकि पर्यावरण संरक्षण और ई व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में ग्रीन बजट के नाम से कुछ विशेष पैसे आवंटित किए गए हैं। अलग से वो पैसा दिया गया है कि नहीं, आप मध्य प्रदेश में ग्रीन जो है, पर्यावरण संरक्षण या ग्रीन चीजों को बढ़ावा दें। अब मूलभूत बजट पे आते हैं, लेकिन मैं उससे पहले आपको एक ये डायग्राम, एक ये चार्ट दिखा रहा हूं। ये इस साल का बजट नहीं है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो 2026-27 का बजट है। मैंने 2025-26 का जो बजट पढ़ाया था वो कलरफुल फॉर्म में मैंने खुद से हाथ से लिखा था और इस तरीके से आपको पढ़ाया था। थोड़ी सी उसकी झलक दिखा रहा हूं। माननीय उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में 25-26 का बजट रखा था। ये 73वां बजट था। ये पिछले साल की बातें हैं, ऐसे मैंने आपको पढ़ा रखा है, मैं इसके डीप में नहीं जाऊंगा। अब हम आते हैं वर्तमान जो बजट है उसके वो आंकड़े जो हमें रट करके रखने हैं, हमें घोंट करके रखने हैं, हमें याद करके रखने हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कि बजट का आकार कितना है, मध्य प्रदेश का बजट कितना है। तो मध्य प्रदेश के बजट का आकार आपको सबको याद रखना है, 4,38,000 करोड़ रुपए है। कितना है? 4,38,000 करोड़ रुपए। ये मध्य प्रदेश का 1 साल का बजट है भैया, सब रेट करके रख लेना। ये बजट का पैसा कैसे पता चलता है? तो बजट में एक जगह लिखा रहता है विनियोग राशि कितनी है। जो विनियोग राशि होती है वही बजट का आकार कहलाती है। अलग से मत ढूंढना कहीं पे, 300 पेज का बजट पढ़ने के बाद भी नहीं मिलेगा बजट का आकार, लेकिन ये शब्द ढूंढ लेना, कुल विनियोग राशि। कुल विनियोग राशि जो है वो मध्य प्रदेश के बजट में 4,38,000 करोड़ रुपए है। तो मध्य प्रदेश के बजट का आकार भी वही है जो उसकी विनियोग राशि है, याद रखना। हम पिछले साल के बजट का भी याद रख लें क्योंकि वो भी पूछने के चांस है। 2025-26 में कुल विनियोग राशि 4,21,000 करोड़ रुपए, 4,21,000 करोड़ रुपए रखी गई थी, लेकिन बाद में उसमें संशोधन करते हुए उसे पुनरीक्षित अनुमान के बाद में उसे 395 किया गया था, 3,95,000 करोड़ रुपए कर दिया गया था। तो पिछले साल का जरूर याद रखना है, इस बार एग्जाम में पिछले साल ही आने वाला है। इस साल वाला तो इसलिए पढ़ रहे, कभी तुलनात्मक रूप से पूछे तो पूछ ले, इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। तो याद रखो कि पिछले साल का बजट कितना बड़ा था, उसका आकार कितना था, 4.2 लाख करोड़ रुपए। बाद में सरकार ने उस अनुमान को कम करते हुए 3.95 लाख करोड़ रुपए कर दिया था।
इस साल का बजट रखा है हमने 4,38,000 करोड़ रुपए। कितना रखा है? 4,38,000 रुपए, जो कि 4,21 से तो 4% ज्यादा है और इस 3,95 से 11% ज्यादा है। तो क्योंकि हमें तो यही याद रखना है, एग्जाम पुनरीक्षित वाला ही पूछेगा, और ना पूछे तो आप 4% भी याद रखना। पिछले बजट से इस बजट का आकार कितना बड़ा हो गया, ये पहला ही पॉइंट है जो रट करके रखना है। 1% काम का है, इसलिए 11% बजट बढ़ गया है। तो मध्य प्रदेश के बजट में 11% की वृद्धि हुई है। ये एक पॉइंट या पहला पॉइंट मेरी तरफ से रट लो। सबसे पहली बात हमें जो रटनी है, ये इसका पीडीएफ मैं आप सबको आसानी से उपलब्ध करा दूंगा, तो लिखा लिखी के चक्कर में मत पड़ना। जो भी बात है वो सामने लिखी हुई है और ये मैं सीधे आपको पीडीएफ दे दूंगा। हमारे बजट का जो आकार है वो कितना बड़ा है? तो मध्य प्रदेश के बजट का आकार है 4,38,000 करोड़ रुपए। मतलब इतना पैसा आएगा सरकार के पास, वो खर्च करेगी। पिछले साल के बजट से कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? तो 11% की वृद्धि हुई है। वैसे तो 4% की वृद्धि हुई है, लेकिन सरकार ने पुराने बजट को बीच में संशोधित कर दिया था, इसलिए वृद्धि वास्तविक रूप में 11% है। याद रख लेना इस बात को। एग्जाम में जो प्रश्न आएगा वही मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बहुत सारी बातें रटा रटा के काम नहीं करूंगा। पिछले वर्ष के बजट से ये 43,000 करोड़ रुपए अधिक है। मतलब इस पे देखो मैंने 3 स्टार लगा रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछला जो बजट था वो वास्तव में था 4,21,000 करोड़ रुपए, लेकिन बाद में सरकार ने उसे चेंज करके 3,95,000 करोड़ रुपए कर दिया था। वर्तमान बजट 4,38,000 करोड़ रुपए है। तो इन दोनों का जो अंतर है वो है 43,000 करोड़ रुपए, जो पिछले बजट से 11% अधिक है, और उसका वैल्यू है 43,000 करोड़ रुपए। ये रट करके रखना। अब एक बात, सिंपल सी बात करते हैं हम, मतलब एक सिंपल सा लॉजिक समझते हैं कि बजट होता क्या है। मेरे शब्दों पर, मेरी बातों पर बहुत ध्यान दे देना। आधे घंटे से भी कम की क्लास है बजट की, जिसमें मैं आपको सब रटवा दूंगा, वो गारंटी है मेरी। ये जो बजट है ये होता क्या है? हमारे पास कितना पैसा आएगा और हम कितना पैसा कहां कहां खर्च करेंगे, इन दो बातों को जिस कागज में लिखा जाता है, जिस पेपर में लिखा जाता है, उसे हम बजट कहते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। बजट मतलब क्या होता है? जहां पैसा, या पैसा कहां से आएगा या कितना आएगा और कहां खर्च होगा और कितना खर्च होगा, इस बात का लेखन जिस पेपर में हो उसे हम बजट कहते हैं। ये बजट दो बातों को प्रेजेंट करता है, एक इनकम को और एक्सपेंडिचर को। तो एक्सपेंडिचर और इनकम को हिंदी भाषा में हम कहते हैं आय और व्यय। लेकिन ये तो हो गई हमारी कॉमन भाषा। हमारे बजट में शब्दावलियां कुछ यूज की जाती हैं, जैसे कुल प्राप्तियां, टोटल इनकम, ये है कुल प्राप्तियां। तो हमारे बजट में बताया गया है कि भारत, मध्य प्रदेश की सरकार को टोटल कितना पैसा मिलेगा साल भर में। सिंपल है, मध्य प्रदेश की सरकार को साल भर में 3.89 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 3.89 लाख करोड़ रुपए। और मध्य प्रदेश की सरकार उसमें से कितना पैसा खर्च करेगी? तो 3.88 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। ये जो 3.88 लाख है, इसे टोटल एक्सपेंडिचर या हिंदी भाषा में कुल व्यय कहा जाएगा। कुल प्राप्तियां और कुल व्यय, ये दो शब्द रटने हैं। कुल प्राप्तियां मतलब जो मध्य प्रदेश के बजट की टोटल इनकम होगी। कुल व्यय मतलब जो हमारे खर्चे होंगे। तो खर्चे और आय दोनों लगभग एक जैसी रखी जाती है। हमारी जो टोटल इनकम होगी वो पिछले साल हुई इनकम से कितना परसेंट अधिक होगी? तो याद रखना, हमारी जो टोटल इनकम है वो पिछले साल से 10% अधिक होगी, और हमारे जो खर्चे हैं वो भी पिछले साल से 10% अधिक होंगे। तो ये रटने में बड़ा आसान कर दिया है मैंने आपको कि भाई देखो, सिंपल सी बात, अगर यहां समझ नहीं आए तो मैं बता देता हूं। बजट क्या होता है? बजट होता है आय और व्यय का लेखा जोखा। क्या होता है? आय और व्यय का लेखा जोखा। टोटल बजट मध्य प्रदेश का कितना है? 4,38,000 करोड़ रुपए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 11% अधिक है।
उसमें टोटल इनकम जिसे हम कुल प्राप्तियां कहेंगे, कुल प्राप्तियां कितनी होगी, तो कुल प्राप्तियां 3.89 लाख करोड़ रुपए होगी। और कुल खर्चा सेम टू सेम करेंगे, 1 रुपया बचा लो, 3.88 लाख करोड़ रुपए हम खर्च करेंगे। कुल प्राप्तियां पिछले साल प्राप्तियों से कितने अधिक होंगी, तो 10% अधिक होगी। और कुल खर्चा पिछले साल से 10% अधिक होगा। ये रटो, एग्जामिनर यहां से छुप छुप कर प्रश्न पूछता है कि पिछले वर्ष वित्त वर्ष 2025-26 के बजट की तुलना में वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में कुल प्राप्तियों का प्रतिशत कितना है, ये ऐसे पूछा जाता है। तो फिर आपको याद रखना है कि 10% डिफरेंस है भैया, दोनों में 10% की वृद्धि हो गई है। अब देखो हमारे जो इनकम होता है वो भी दो भागों में होता है, हमें इनकम भी हम दो भागों में बांटते हैं, एक राजस्व प्राप्ति और एक पूंजीगत प्राप्ति। और बहुत शांति से धैर्य के साथ ये दो कॉन्सेप्ट समझ लो, पूरा बजट क्लियर। देखो हमें जो इनकम हो रही है वो दो प्रकार की हो सकती है। हमारी जो इनकम है वो कैसी है, वो दो प्रकार की है। एक तो वो इनकम जो फिक्स्ड इनकम है, मतलब हमें लोगों के इनकम टैक्स भरने से, हमें जीएसटी भरने से, या जो स्टाम्प शुल्क है उसके भरने से जो फिक्स्ड इनकम आती है, वो एक तो वो होगी, उसे हम राजस्व प्राप्ति कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, राजस्व प्राप्ति। ये शब्द आपकी हिंदी में रटना है आपको, राजस्व प्राप्ति। क्या रटना है, राजस्व प्राप्ति। तो राजस्व प्राप्ति एक इनकम हुई, और एक हुई पूंजीगत प्राप्ति। क्या होती है, पूंजीगत प्राप्ति। ये जो पैसा है इसमें आता है राजस्व प्राप्ति में सारे टैक्स, जितना भी टैक्स से पैसा आता है वो सब राजस्व प्राप्ति कहलाता है। इसके अलावा दूसरी इनकम होती है सरकार की, जब वो, जैसे मान लो कोई साइकिल स्टैंड है, उस साइकिल स्टैंड को उसने 1 साल के लिए ठेके पर दे दिया, तो उसे जो शुल्क प्राप्त होता है वो, उसे जो ब्याज प्राप्त होता है वो, उसे जो किसी पर वो जुर्माना लगा देती है, मान लो आपने कोई हेलमेट नहीं पहना और आपको जुर्माना लगा दिया आप पर, आपने जो जुर्माना भरा है वो, ये सारे जो पैसे हैं ये सब जो हैं वो जाते हैं। तो सिंपल लॉजिक, आप इसे मत समझो, इसे बहुत शांति से दो भागों में समझ लो, एक फिक्स्ड इनकम और एक अनफिक्स्ड इनकम। तो सरकार की जो फिक्स्ड इनकम है जो आनी ही है उसे कहते हैं राजस्व प्राप्तियां, और दूसरी अनफिक्स्ड इनकम जो सरकार के असेट्स हैं, पूंजियां हैं, उन पूंजियों से सरकार को जो इनकम प्राप्त होती है उसे कहते हैं पूंजीगत प्राप्ति। बड़ा सिंपल है। पूंजीगत प्राप्ति और राजस्व प्राप्ति में अगर कोई दिक्कत हो तो फिर कमेंट करके पूछ लेना, मैं बताऊंगा। बड़ी सिंपल है, जहां से फिक्स्ड इनकम आ रही है वो राजस्व प्राप्ति, और जहां से अनफिक्स्ड इनकम आ रही है वो पूंजीगत प्राप्ति। और बहुत डिटेल में जाएंगे तो अलग बात हो जाएगी, मैं अभी ऊपरी तौर पर समझा रहा हूं, ज्यादा डीप में मत जाना, यहां से इतना प्रश्न नहीं आएगा। अब भारत सरकार को जो, सॉरी मध्य प्रदेश सरकार को जो टोटल 3.89 लाख करोड़ रुपए प्राप्त होंगे, उसमें से राजस्व प्राप्ति से कितना मिलेगा और पूंजीगत प्राप्ति से कितना मिलेगा वो आपको याद रखना है, और वो बहुत आसान है। देखो हमारा यहाँ कितना है, 3.89 लाख करोड़ रुपए, तो 3.08 लाख करोड़ रुपए यहां कर दो और 80,000 करोड़ रुपए यहां कर दो। 3.8 लाख करोड़ रुपए यहां कर दिया और 80,000 करोड़ रुपए यहां कर दिया। ये हमारी दोनों प्रकार की इनकम है, ये बड़ा होता है, ये छोटा सा होता है। अब सेम टू सेम पैटर्न पर हमारा इनकम तो हो गया, एक्सपेंडिचर भी होता है, खर्चा भी होता है, जिसे हिंदी में हम व्यय कहते हैं, और इसे बजट की भाषा में कुल व्यय कहा जाता है। तो ये जो कुल व्यय है भाई, वो भी तो हमारा 3.88 लाख करोड़ रुपए ही है। तो वो खर्च भी हम दो तरीके से करते हैं, एक तो जो सरकारी इंप्लॉइज हैं उनकी सैलरी देने में, सरकारी जितने भी खर्चे हैं जो फिक्स्ड खर्चे हैं, तो अब देखो यहाँ जो फिक्स्ड खर्चे हैं उसे हम कहेंगे राजस्व व्यय। क्या कहेंगे, राजस्व व्यय। और एक अनफिक्स्ड खर्चे, अनफिक्स्ड खर्चे जिनको हम कहेंगे पूंजीगत व्यय। क्या कहेंगे,
पूंजीगत व्यय। अब ये बहुत आसान होगा। सरकार ने पिछले साल कोई सड़क नहीं बनाई, इस साल उसे एक पुल बनाना है, तो उस पुल बनाने में जो 100 करोड़ रुपए खर्च होगा, या मेट्रो लाने में उसे जो 200 करोड़ रुपए खर्च होगा, वो होगा पूंजीगत व्यय। और राजस्व व्यय क्या है? जो उसे हर बार हर महीने खर्च करना है, वो होगा राजस्व व्यय। वैसे इसकी परिभाषा थोड़ी अलग है, लेकिन मैं सिंपल करके आपको समझाना चाह रहा हूं, इसलिए आसान बना रहा हूं। पूंजीगत व्यय वैसे वो खर्चे होते हैं जिसमें खर्चा एक बार करो और बार बार उसका उसका उपभोग हम हर बार करते रहें, उस खर्चे को पूंजीगत व्यय कहेंगे। और ऐसा खर्चा जिसको खा लिया और वो खत्म हो जाए, जिसका कोई हिसाब किताब रखने की जरूरत नहीं, सरकारी एम्प्लॉय को सैलरी दे दी, काम खत्म हो गया, तो वो सारा खर्चा सरकार राजस्व व्यय कहलाता है। अब देखो बड़ा सिंपल है, हमारी सरकार की टोटल इनकम जो है वो 3.89 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें से राजस्व आय से उसे 3.08 और यहाँ 80,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। खर्चा भी वो वैसा ही करेगी, 3.08 उसको खर्च करना है राजस्व व्यय पर, और पूंजीगत व्यय पर वो करेगी 80,000 करोड़ रुपए। सिंपल है भाई, 80 प्राप्त हुआ, 80 खर्च किया, 3.08 प्राप्त हुआ, 3.08 यहां खर्च किया। देखो सरकार जो अनुदान देती है, जो सब्सिडी देती है, वो राजस्व वाले हिस्से में आएगी, जिससे कोई विकास नहीं होता है। राजस्व वाले हिस्से में आती है सब्सिडी, है ना, गैस की सिलेंडर पर सब्सिडी, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसको मुआवजा, ये सब पैसा राजस्व खर्चे में आता है, क्योंकि उससे कोई विकास कार्य नहीं होता। ये जो खर्चा है इससे विकास कार्य होता है, इससे सड़कें बनती है, इससे पुल बनते हैं, बांध बनते हैं, डैम बनती है, स्कूल बनते हैं, कॉलेज बनते हैं, वो सब पूंजीगत व्यय होता है। और सरकार जितना ज्यादा पूंजीगत व्यय करेगी उतना मध्य प्रदेश में विकास होगा। आपको क्लियर समझ में आया होगा दोनों के बीच। अब देखो इस राजस्व व्यय और इस राजस्व प्राप्ति के बीच के अंतर को कहते हैं राजस्व आधिक्य या राजस्व घाटा। मध्य प्रदेश एक राजस्व आधिक्य वाला राज्य है। देखो कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां राजस्व घाटा होता है, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां क्या होता है, राजस्व अधिक। एमपी में 44 करोड़ रुपए का राजस्व आधिक्य हमें मिला है, याद रख लेना, रट करके रख लेना, अपने दिमाग में सेव कर लेना, ये आपके दिमाग का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब अगली पॉइंट पर आते हैं। हमने बेसिक इंफॉर्मेशन इस बजट की पढ़ ली है, मैं मानता हूं कि आपको ये सब रटा गया होगा कि टोटल बजट का आकार है 4.38 लाख करोड़ रुपए, जिसमें से इनकम मतलब आय होगी हमारी 3.89 लाख करोड़ रुपए, और हम खर्च भी करेंगे सेम टू सेम 3.88 लाख करोड़ रुपए। ये पिछले साल की तुलना में 10% वृद्धि है, ये भी 10% वृद्धि है, ये पिछले साल की तुलना में 11% वृद्धि है। इसमें दो चीजें होंगी, एक होगा राजस्व और एक होगा पूंजीगत। यहां आएगा 0.8 और यहां आएगा 80,000। सेम टू सेम इधर भी है, 3.08 हम राजस्व पर खर्चा करेंगे और 80,000 करोड़ रुपए हम पूंजीगत पर खर्चा करेंगे। अब कुछ प्रश्न आपके बन सकते हैं कि सर अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब हमारा पूंजीगत व्यय 1 लाख करोड़ रुपए के पार होगा। तो पूंजीगत व्यय अभी मैं तो 80,000 बता रहा हूं, इसमें सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान करते हुए कुछ पैसा और जोड़ दिया और ये बन गया है अब वर्तमान में 1 लाख करोड़ से अधिक का। भी उसका कॉन्सेप्ट आगे मैं समझा दूंगा, इतना आप अपने दिमाग में सेट कर लो। सेंट्रल को अनुदान देती है जो सब, वो राजस्व प्राप्ति है या पूंजीगत? समीना, सेंट्रल जो अनुदान देती है बेटा, मैंने क्या कहा कि जो फिक्स्ड है। देखो राजस्व की श्रेणी में और अंदर बहुत हिस्से किए जा सकते हैं, वो सब राजस्व की श्रेणी में ही आएगा, क्योंकि वो हमें अनुदान के रूप में फिक्स परसेंट मिल रहा है हर साल, जीएसटी का आधा हिस्सा। अगले वाले पॉइंट पर आते हैं, मध्य प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद। मध्य प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद कितना है? जीडीपी। ये अलग कॉन्सेप्ट है बच्चा, बजट और जीडीपी दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, मिक्स मत करना। मैं इसलिए बता रहा हूं कि बहुत सारी गड़बड़े हैं आपके दिमाग में, जो आप मिस इन्फॉर्मेशन से वो सही में बदले। हमारा बजट अलग बात है और हमारा जीडीपी अलग बात है। हमारा बजट हमारी सरकार की कमाई को दर्शाता है,
जबकि हमारी जीडीपी पूरे मध्य प्रदेश के लोगों की कमाई को दर्शाती है। 2024-25 में मध्य प्रदेश के लोगों की कमाई थी 15 लाख करोड़ रुपए। कितनी थी? 15 लाख 2,000 करोड़ रुपए। 2025-26 में वो बढ़कर बन जाती है 16 लाख 70 हजार करोड़ रुपए। कितनी हो जाती है? 16 लाख 70 हजार करोड़ रुपए। और 2026-27 में वो बढ़कर हो गई है 18 लाख 48 हजार करोड़ रुपए। अब हमारी जीडीपी का आकार क्या हो गया है? मध्य प्रदेश की जीडीपी कितनी बड़ी हो गई है? 18 लाख 38 हजार करोड़ रुपए की। ये रट करके रखना है। तो यहां से यहां में कितनी वृद्धि हुई थी? 11%। और यहां से यहां तक 10.8% की वृद्धि हमारी जीडीपी में हुई है। मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चों, जीडीपी पूरे मध्य प्रदेश के लोगों की इनकम के प्रेजेंटेशन में है, जबकि बजट जो है वो सरकार की आय के रूप में है, और दोनों बहुत अलग अलग हैं। अब हम ये जो अभी हमने पढ़ा है आय व्यय, इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। सरकार की जो आय है, इनकम है, उसे हम कुल प्राप्तियां कहेंगे, और वो है 3.89 लाख करोड़ रुपए, जो पिछले साल की तुलना में 10% अधिक है। उसके दो टुकड़े होते हैं, राजस्व प्राप्तियां। राजस्व प्राप्ति कितनी है हमारी? 3.08 लाख करोड़ रुपए, जो पिछले साल की तुलना में 11% अधिक है। और पूंजीगत प्राप्तियां जो 80,000 करोड़ रुपए, पिछले साल की तुलना में 8% अधिक है। अब इस राजस्व के अंदर आते हैं स्वयं के कर से राजस्व, वित्त हस्तांतरण, जो अभी समीना ने प्रश्न पूछा था, या अनुदान उसने पूछा था मुझसे, ये इस राजस्व के अंदर आते हैं बेटा। तो ये सारे इनकम सरकार के हैं, और उसमें कितना परसेंट इनकम सरकार को किस टैक्स से हो रहा है वो समझ लो। स्वयं के कर से सरकार को 1,17,000 करोड़ रुपए मिलते हैं, जिसमें 55% हिस्सा जीएसटी और वेट से मिलता है उसे, 16% उसे उत्पाद शुल्क से, 5% उसे स्टाम्प और पंजीयन शुल्क से, 5% उसे मोटर वाहनों पर जो पंजीकरण शुल्क लगाया जाता है, रोड टैक्स लगाया जाता है, उससे। ये उसकी इनकम के सोर्सेस मैंने आपको बताए। आपको बहुत डीप में इसे नहीं पढ़ना है, परीक्षा इसे नहीं पूछेगी, परीक्षा इस टाइप के प्रश्न नहीं पूछती। वो राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, इन सब तक सीमित है। लेकिन व्यय वाले चैप्टर में हमें थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा। ये जो व्यय है इसे मैं एक्सपेंडिचर कह देता हूं, बजट में इसे कुल व्यय कहा जाता है। पिछले साल जो बजट हमने खर्च किया था उससे 11% इस बार वृद्धि हुई। पूंजीगत और राजस्व, इन दो नामों से ये पैसा खर्च होगा, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय में क्या आएगा? जो सरकारी लोग हैं उनकी सैलरियां, जो अनुदान सरकार देती है, जो सब्सिडी सरकार देती है, वो सारा पैसा जिससे विकास नहीं होता वो सारा राजस्व व्यय कहलाता है। वो पैसा जिससे विकास होता है, जैसे कि सड़क, पुल, बिजली का खंभा लगाना, तार बिछाना, सब कुछ काम पूंजीगत व्यय कहलाता है, और उसका पैसा है 80,000 करोड़ रुपए। लेकिन एक शब्द आपको पढ़ना पड़ेगा इस साल, प्रभावी पूंजीगत व्यय, वो इस साल बढ़ गया है। पूंजीगत व्यय तो 80,000 करोड़ रुपए था, लेकिन सरकार 20,000 करोड़ रुपए जुगाड़ से लाती है, और पूंजीगत व्यय को इस साल करती है 1,06,000 करोड़ रुपए। इस बार मध्य प्रदेश का पूंजीगत व्यय प्रभावी पूंजीगत व्यय के रूप में पढ़ा जा रहा है, और वो है 1,06,000 करोड़ रुपए। आपको ये बात रट करके रखनी है। अब हमारा जो बजट है उसमें खर्चा जो है वो इस तरीके से एग्जाम में पूछे जाने योग्य होता है। देखो, हमारे बजट में से जो सामान्य लोगों के लिए पैसा खर्च हो रहा है वो 57% है। मतलब अगर सरकार के पास 100 रुपए है तो उसमें से वो 57 रुपए खर्च करेगी सामान्य लोगों पर। अनुसूचित जनजाति पर उस कुल बजट का 26% बजट खर्च किया जाएगा। अनुसूचित जनजाति के बाद जाति पर 17% खर्च किया जाएगा। इन तीनों को आप जोड़ोगे, 57% सामान्य व्यक्ति के लिए, 26% एसटी के लिए, और 17% एससी के लिए। तो इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो हमारा बजट 100% हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा कि मध्य प्रदेश के कुल बजट का कितना पैसा किस पर खर्च हो रहा है। अगला, इसे महिला पुरुष के रूप में भी बांटते हैं। हमारा बजट ऐसा करता है, मध्य प्रदेश का बजट एक जेंडर बजट होता है। वो यूं भी बताता है कि मैं कितने पैसे पुरुषों पर और कितने पैसे महिलाओं पर खर्च करूंगा। तो हमारा जो बजट है वो कहता है कि मैं
71% पैसा तो कॉमन सब पर खर्च करूंगा और 29% पैसा केवल महिलाओं पर खर्च करूंगा। देखो यूं नहीं कह रहा है कि इतना पुरुष और इतना महिला, यूं नहीं कहा जा रहा है। यूं कहा जा रहा है कि 29% पैसा मतलब कि 1,27,555 करोड़ रुपए तो केवल महिलाओं पर, और बाकी का बचा हुआ सब पर, जिसमें महिलाएं फिर से हैं शामिल। ये रट लेना। ऐसे ही वो कहता है कि बड़े लोगों और बच्चों पर भी मैं कुछ खर्च करूंगा, तो बच्चों पर हम जो पैसा खर्च करेंगे वो 17% होगा। कुल बजट की 17.3% अर्थात 75,000 करोड़ रुपए हम बच्चों पर खर्च करेंगे। इसलिए मध्य प्रदेश के बजट को चाइल्ड बजट भी कहा जाता है, क्योंकि चाइल्ड बजट या जेंडर बजट उसे कहा जाता है जो यूं कहने लगे कि स्त्री पर कितना पैसा खर्च करेंगे वो जेंडर बजट, जो यूं कहे कि बच्चों पर कितना पैसा खर्च करेंगे वो चाइल्ड बजट। बड़ा सिंपल है ये बात, ये आपको रट करके रखना है। अब हमारा जो खर्चा है उसमें से प्रश्न यहां से एग्जामिनर बनाता है। देखो हमारा खर्चा, बजट का खर्चा जो है 2026-27 का, उसमें शिक्षा पर कितना प्रतिशत बजट खर्च होगा? शिक्षा पर 45,000 करोड़ रुपए खर्च होगा, जो कुल बजट का 10% है। मतलब मध्य प्रदेश को अगर 100 रुपए इनकम होती है तो उसमें से 10 रुपए वो शिक्षा पर खर्च करता है। स्वास्थ्य पर 56,000 करोड़ रुपए खर्च होगा, जो पूरे बजट का 12%, 12.88% है। सामाजिक क्षेत्र मतलब एसटी, एससी, ओबीसी के लिए वो 24,000 करोड़ रुपए खर्च करता है, जो बजट का 5% है। कृषि के विकास के लिए वो 38,000 करोड़ रुपए अर्थात 8%, 8.86% पैसा खर्च करता है। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वो 11.20% राशि, ऋणों के भुगतान में वो 8% पैसा खर्च कर देता है, पेंशन देने में वो 7% पैसा खर्च करता है, जो उसने ब्याज लिया है उसके भुगतान में, वो जो पैसा उधार लिया उसके भुगतान में 8% पैसा, रोजगार देने में वो 1.39 पैसा। देखो कितनी बड़ी भूल है। अगर रोजगार देने में मैं ज्यादा परसेंट पैसा खर्च करूं, ये बजट का केवल इतना सा खर्च किया मैंने रोजगार देने में, अगर मैं वो ज्यादा पैसा खर्च करने लगूंगा तो रोजगार सबको मिलेगा, ऐसा प्रयास हो। लेकिन खैर ये दूसरे भी प्रयास रोजगार देते ही हैं, ये बांटने की बात है, आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं। एक सबसे खास बात जो मुझे लगी, हमेशा हम संस्कृति पर पैसा खर्च नहीं करते थे। पहली बार ये संस्कृति पर 2,000 करोड़ रुपए खर्च करेगा। 0.05 है ये, 0.055 जो है वो हमारे बजट का होगा। सबसे ज्यादा बजट जो है वो शहरी एवं ग्रामीण विकास पर खर्च होगा, 61,000 करोड़ रुपए, जो बजट का 14% होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बजट का सबसे बड़ा हिस्सा किस काम में होगा, तो शहरी और ग्रामीण विकास में 14% पैसा खर्च होगा। उसके बाद आता है स्वास्थ्य का नंबर, उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है बुनियादी ढांचा। देखो मैं बता देता हूं, सबसे बजट का सबसे ज्यादा हिस्सा शहरी और ग्रामीण विकास के लिए, शहरी और ग्रामीण विकास के लिए, जो कि लगभग 14% है। फिर उसके बाद बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए, बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए हम 11.20% पैसा खर्च करेंगे। इससे पहले स्वास्थ्य है, तो ये स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य पर हम 12.88% पैसा खर्च करते हैं। थर्ड नंबर पर आता है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरे नंबर पर आता है हमारा बुनियादी ढांचा, तो बुनियादी ढांचे पर मध्य प्रदेश जो है वो 11%, 11.20% पैसा खर्च करता है। ये शुरू की 3 चीजें याद कर लो, फिर शिक्षा आएगी, उनके नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि पिछले साल जो बजट खर्च किया गया था शिक्षा पर, जो स्वास्थ्य पर, उसमें और इस साल जो बजट खर्च किया जा रहा है उसमें क्या फर्क पड़ा, ये इधर लिखा हुआ है। शांति से इस बात को समझें कि देखो पिछले साल सरकार ने जो भी पैसा खर्च किया था उससे 13% ज्यादा पैसा इस बार सरकार शिक्षा पर खर्च कर रही है। पिछले साल जो पैसा खर्च किया था उससे 15% ज्यादा स्वास्थ्य पर खर्च करेगी। लेकिन इन सब में आप यहां देखेंगे संस्कृति पर, तो संस्कृति का जो बजट पिछले साल था उसमें 63% की वृद्धि की गई है। बाकी सबके परसेंटेज वृद्धि 5 या 10% है। शिक्षा पर पिछले साल जितना पैसा किया उससे थोड़ा सा बढ़ाया, 5 या 10%। लेकिन
संस्कृति के विकास के लिए 63% बजट बढ़ाया गया है और मुझे लगता है ये आने जैसा प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछे जाने जैसा पॉइंट बनता है। आप सबको ये रट करके रखना है। जो बजट की बहुत मूलभूत बातें थी वो मैं आपके सामने रख चुका हूं। कुछ खास बातें जहां से और प्रश्न बन सकते हैं, जैसे एक शब्द होता है राजकोषीय घाटा। अब ये होता क्या है, भारत की सरकार के पास जो टोटल इनकम होती है उसमें से अगर टोटल खर्चे घटा दिए जाएं तो जो डिफरेंस अमाउंट है, मतलब खजाने में आज इतना रहा है, उससे ज्यादा अगर खर्च हो रहा है, उससे ज्यादा अगर खर्च हो रहा है तो उसे कहेंगे भाई राजकोष मतलब खजाना। तो खजाने में जितना पैसा आ रहा है उससे अगर ज्यादा खर्च किया जा रहा है तो वो कहलाता है राजकोषीय घाटा। राजस्व घाटा अलग पिक्चर है, मैं बता रहा हूं राजकोषीय घाटा। 2024-25 में राजकोषीय घाटा 4.29% था। कितना था? 4.29%। ये 25-26 में 4.45% था। और इस बार हमने संकल्प लिया है कि हम राजकोषीय घाटा जो है वो जीडीपी का 3.87% रखेंगे। ये जो परसेंट है किस चीज का है? ये जीडीपी का इतना है। हम जीडीपी का 3.87 खर्च जो है वो रखने की कोशिश करेंगे इस घाटे को। याद रखना, ये सबको याद रखना चाहिए। कुल ऋण, मध्य प्रदेश की सरकार का ऋण दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। देखो, दो प्रकार के ऋण हैं, एक सकल ऋण और एक शुद्ध ऋण। तो आप शुद्ध ऋण याद रख लें या सकल ऋण याद रख लें। सकल मतलब जिसमें सब आ रहा है। 2025 में हमारा ऋण था 27% ऑफ जीडीपी, मतलब हमारे मध्य प्रदेश की जितनी जीडीपी है ना उसका 27% तो हमारा कर्जा हो गया था। 25-26 में वो बढ़कर 29% हो जाता है और 26-27 में बढ़कर 30% हो जाता है। तो मध्य प्रदेश का ऋण दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, ये आपको याद रखना है। अगले पॉइंट पर आते हैं। लास्ट जो इस बजट में मुझे आपको पढ़ाना है वो 4 योजनाएं हैं जो बजट में घोषणा की गई। पहली योजना है आबादी भूमि स्वामित्व अधिकार पंजीयन योजना। ये योजना को 3800 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है और कहा गया है कि जो ग्रामीण आबादी है उसको भूमि का मालिकाना हक देने के लिए हमें इस साल काम करना है और इसलिए ये पैसा खर्च किया जाएगा। पहली योजना याद रखना, ग्रामीण हो गई। फिर उसने द्वारिका नगर योजना नाम की शहर के लिए योजना बनाई कि शहर में वार्ड स्तर पर भी बुनियादी ढांचा हो। उसके लिए कुल निवेश 3 वर्ष में हम 5000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, ये कहा गया है इस बजट में। तीसरी यशोदा दुग्ध प्रदाय योजना, अभी इनकी तारीखें आई ही नहीं है, सरकार ने बोल दिया है कि हम इस साल करेंगे लेकिन अभी नहीं की है। दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन देने के लिए, जो दुग्ध संघ है उनको प्रोत्साहन देने के लिए इसमें कुल आवंटन हुआ है 5 वर्ष के लिए 6600 करोड़ रुपए, लेकिन इस साल उन्होंने केवल 700 करोड़ रुपए दिया है। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन, जो कि मनरेगा का ही अपडेट वर्जन होगा, उसके लिए सरकार ने सबसे बड़ा बजट अलॉटमेंट किया है 10,428 करोड़ रुपए। ये आपको याद रखना है। चारों योजनाएं रटी हुई होनी चाहिए, अपने दिमाग में सेट करो। इस वीडियो को 2-3 बार देख लो, गारंटी है बजट वाले हिस्से से बहुत सारी बातें आपको जो मिसमैच कर रही थी, जो मिक्स हो रही थी, वो होना बंद हो जाएंगी। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो मैंने सब कुछ नहीं पढ़ाया, जो मुझे काम का लगा वो मैंने आपको प्रोवाइड किया है। आप बस इतना रट लो, बहुत सारी बातें इकोनॉमिक्स सर्वे में कवर कर लेंगे हम। अब अगर आप लोग कमेंट को कंटिन्यू रखते हैं, अगर आप लोग, मैं जितनी मेहनत अपने इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को डाटा देने के लिए कर रहा हूं, अगर कमेंट करने या इस वीडियो को शेयर करने, उन लोगों तक पहुंचाने जिनको इसकी वास्तव में जरूरत है, अगर आप भी करते हैं तो इसका नेक्स्ट पार्ट इकोनॉमिक सर्वे के रूप में आपको मिलेगा। बाकी आप सब लोग समझदार हैं। चलिए अब मैं विदा लेता हूं, भारत माता की जय बोलते हुए, लेकिन मैं विश्वास रखता हूं कि आप सब लोग बड़ी ईमानदारी से इसके एक एक पॉइंट्स को रट लेंगे। पीडीएफ हम टेलीग्राम के माध्यम से आपको प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।